नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। लाख टके की बात में आज सबसे पहले बात होगी वोट चोरी और चुनाव सुधार के मुद्दे पर। संसद में आज जमकर सियासी संग्राम हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने चुन चुन कर पलटवार किया। इसके बाद आपको बताएंगे यूपी सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ फुल प्रूफ एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। घुसपैठियों के लिए टेम्पररी डिटेंशन सेंटर भी बन गए हैं। और साथ ही बात होगी एसआईआर समेत तमाम मुद्दों पर। संसद में घमासान के बाद में यूपी के शीतकालीन सत्र में भी सियासी संग्राम के आसार हैं, जहां सरकार और विपक्ष आमने सामने होंगे। और फिर आपको बताएंगे कैसे दिल्ली की सियासत में एक बार फिर से राहुल गांधी के विदेश दौरे ने तूफान खड़ा कर दिया है। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ फुल प्रूफ एक्शन प्लान तैयार कर दिया है और ऐसा पहली बार होगा जब देश में घुसपैठियों का डेटाबेस तैयार होगा। और ये काम करेगी योगी सरकार। यूपी में पकड़े जा रहे घुसपैठियों के नाम नेगेटिव लिस्ट में दर्ज कर दिए जाएंगे और ये लिस्ट देश भर में शेयर भी होगी। घुसपैठियों को रखने के लिए टेम्पररी डिटेंशन सेंटर भी बन गए हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया के तहत अवैध तरीके से राज्य में घुसे लोगों की छटनी तेजी से चल रही है। कई शहरों में भगदड़ जैसे हालात हैं। घुसपैठिए भागने के चक्कर में हैं। इसी बीच राज्य सरकार के आदेश पर घुसपैठियों को रखने के लिए अलग अलग जिलों में टेम्परेरी डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। घुसपैठियों को जिन डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। घुसपैठी रहने चाहिए क्या देश में? हमारे देश के, हमारे प्रदेश के नागरिकों के अधिकार पर डाका डालने का अधिकार क्या घुसपैठियों को दिया जाना चाहिए? ये जनता कोई भी बताने को तैयार है। ऐसे अवैध घुसपैठियों को किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में नहीं रहने का संकल्प हमारा है। हमने आइडेंटिफाइड करेंगे, डिटेंशन सेंटर में पहुंचाएंगे और प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। इस बात का भी विरोध कर रहा है, घुसपैठियों पर जो आप लोग एक्शन कर रहे हैं इसका भी विरोध कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि वही तो वोट बैंक है उनका, वही तुष्टिकरण है, उसी के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। इन सब के बीच यूपी सरकार ने घुसपैठियों पर फुल प्रूफ एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। देश भर में पहली बार सरकार घुसपैठियों का डेटाबेस तैयार करेगी। यूपी में पकड़े जा रहे घुसपैठियों की बायोमेट्रिक प्रोफाइल बनेगी। घुसपैठियों के नाम नेगेटिव लिस्ट में डाले जाएंगे। घुसपैठियों की नेगेटिव लिस्ट देश भर में शेयर होगी। फेशियल रिकॉग्निशन और फिंगरप्रिंट से प्रोफाइल मैच की जाएगी। योगी सरकार ने घुसपैठियों पर कार्रवाई को लेकर फुल प्रूफ एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल घुसपैठियों पर कार्रवाई को लेकर योगी सरकार पूरी तरीके से सख्त है और जो घुसपैठिए हैं उनको बाकायदा डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। यहाँ पर उन डिटेंशन सेंटर में पूरी तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात होंगे और इन घुसपैठियों का योगी सरकार पूरी तरीके से डेटाबेस तैयार करेगी और जिसमें पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। इसमें बाकायदा घुसपैठियों का निगेटिव लिस्ट में नाम भी दर्ज होगा। यानी कि अब योगी सरकार पूरी तरीके से घुसपैठियों को कार्रवाई को लेकर सख्त है और उसका फुल प्रूफ एक्शन प्लान तैयार कर चुकी है। इधर गोरखपुर में नगर निकायों को निर्देश दिए गए कि पुरानी इमारतें, रैन बस और दूसरे खाली पड़े भवनों को बिना देर किए डिटेंशन सेंटर में तब्दील किया जाए। कुछ जगह पर लोगों को रखने की तैयारी भी दिखी, क्योंकि 3 मंजिला टेम्परेरी डिटेंशन सेंटर के 16 कमरों में लाइन से 50 बेड लगे नजर आए। एंट्री पर सजावट दिखी और केयर टेकर का नंबर भी लिखा दिखा। एक डिटेंशन सेंटर अधिसूचित किया गया है अभी हम लोगों के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा, कि यदि कोई व्यक्ति इस तरीके का पाया जाता है जिसको डिटेंशन सेंटर में रखने की आवश्यकता है तो एक हमारे पास ऐसा स्थान रहे जहां पर हम उसको रख सके। तो शाहपुर में एक बिल्डिंग थी हमारे नगर निगम की जिसको हम लोगों ने एज ए डिटेंशन सेंटर अभी तात्कालिक रूप से उसे घोषित किया। उसमें किस तरह के फैसिलिटी का, एक आम आदमी को रहने खाने पीने की जो भी व्यवस्थाएं होगी, यदि कोई आता है तो खाने पीने की व्यवस्था की, अदरवाइज रहने की और सारी व्यवस्थाएं उसमें है। वाराणसी में तो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से अवैध तरीके से आए लोगों की पहचान की गई। पुलिस की जांच के दौरान ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 500 संदिग्धों की पहचान हुई है। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि वो बंगाल और असम से आए थे, लेकिन इन लोगों ने जरूरी दस्तावेज नहीं दिखा पाए। इस वजह से पुलिस ने इन लोगों को अपना पहचान साबित करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया। पुलिस ने अपने स्तर पर जांच के लिए 2 टीमें पश्चिम बंगाल और असम रवाना कर दी, क्योंकि अगर इन लोगों की पहचान साबित नहीं हो पाती
तो इन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। यानी यूपी पुलिस एक्शन मोड में है और तेजी से उन लोगों की पहचान हो रही है जो घुसपैठिए हैं और इसलिए टेम्परेरी डिटेंशन सेंटर बनकर तैयार हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं संसद में आज वोट चोरी और चुनाव सुधार के मुद्दे पर जमकर गहमा गहमी देखने को मिली है। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के हर सवाल का एक एक करके जवाब दिया है। और इसी बीच जब घुसपैठियों का मुद्दा आया तो कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। हालांकि कांग्रेस के जाने से पहले अमित शाह ने नेहरू युग से लेकर इंदिरा गांधी और मौजूदा दौर तक कांग्रेस की सियासत पर चुन चुनकर पलटवार किया। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के चैलेंज का भी करारा जवाब दिया है। देखिए। Let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the three press conferences. उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं? ये भी जवाब दे दीजिए। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए। उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते। मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। जो हमने पॉइंट्स रखे हैं उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जाम्पल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज अ कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स। आपने उनका चेहरा तो देखा होगा। नहीं, चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया, देखिए मैंने 2-3 चीजें कही थी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। सीजीआई को लेकर सेम सीजीआई को लेकर इलेक्शन कमिश्नर को फुल इम्यूनिटी दी जा रही है, तो मतलब बिल्कुल वॉकआउट क्यों करने की जरूरत पड़ी? आप लोग वॉकआउट से वो कह रहे हैं, आप लोग डर गए। नहीं, हम कहाँ डरे। मान्यवर, ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब, अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए। एसआईआर पर संसद में चर्चा चल रही है और जमीन पर अलग अलग राज्यों में घुसपैठियों को पहचाना जा रहा है, लेकिन कई सियासी पार्टियां हैं जो एसआईआर का खुलकर विरोध कर रही हैं। नौबत ये आ चुकी है कि विरोधी कहने लग गए हैं कि एसआईआर तो बहाना है, सरकार को एनआरसी कराना है, जिसका सरकार की तरफ से करारा जवाब दिया गया है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। और अगर आप अपने चर्चा के देश की संसद में सियासी पार्टी एसआईआर पर अपनी राय रख रही हैं, विपक्ष विरोध कर रहा है और सरकार एसआईआर के फायदे गिनवा रही है। जबरदस्त जुबानी जंग चल रही है। अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने एक सुर में सरकार को घेरा। अखिलेश ने तो एसआईआर के बहाने एनआरसी कराने का आरोप लगा दिया। हाल में देखने को मिला है कि ये चुनाव आयोग पूरी तरह सरकार के इशारे में काम कर रहा है, या यूं कहें कि पूरी तरह समर्पित होकर सरकार के लिए काम कर रहा है।
कि एसआईआर पर बहुत जिम्मेदारी से अब लोग काम करें, क्योंकि एक बार आपका वोट कट गया तो ये सरकार के लोग न जाने कौन सा आपसे कागज ढूंढवाएंगे, न जाने कितने कागज ढूंढवाएंगे, तब जाकर के आपका वोट बनेगा। और याद रखना, जिसका वोट होता है वही भारत का नागरिक होता है, और जो भारत का नागरिक होता है उसी को अधिकार मिलता है वोट डालने का। ये सोची समझी रणनीति, साजिश, षड्यंत्र है कि एसआईआर के बहाने ये लोग एनआरसी कर रहे हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी ये उन पार्टियों में शामिल हैं जो एसआईआर के खिलाफ हैं। ममता बनर्जी तो ये तक कह चुकी है कि जब तक उनकी सांस चलेगी बंगाल में डिटेंशन सेंटर नहीं बनेगा। इन सारे हमलों का जवाब देने के लिए सरकार भी तैयार दिखी। संसद में बीजेपी के नेता पूरी तैयारी से उतरे। उन्होंने बिहार में बीएलओ की मौत से लेकर एसआईआर पर उठे एक एक सवाल का जवाब दिया। इंटेंसिव रिवीजन, मार्क द वर्ड सर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को इस बात का अधिकार है कितना माइग्रेशन हुआ, कितने लोग बाहर गए, एक बार देख करके हम इलेक्टोरल रोल की सफाई करें। सर में प्रॉब्लम है क्या? और सर वो शुद्धिकरण, सर वो कहे इतने लोग गए, मेरे पास पूरा डेटा है सर, जो लोग मर गए 27 लाख, तो उनको रखा जाए क्या? जिनका वोट 2 जगह पाया गया उनको रखा जाए क्या? इसी इलेक्शन कमीशन में उनकी सरकार कर्नाटका में बनी कि नहीं बनी? इसी इलेक्शन कमीशन में तेलंगाना में बनी कि नहीं बनी? इसी इलेक्शन कमीशन में अखिलेश की पार्टी जी हमसे अधिक एमपी जीते कि नहीं यूपी में? तब इसमें तब इलेक्शन कमीशन ठीक है, तब ठीक है। ठीक है। तो जब वो जीते तो इलेक्शन कमीशन ठीक, जब हम जीते तो इलेक्शन कमीशन खराब। सर ये कौन सा लॉजिक है, हम समझना चाहते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष एसआईआर और वोट चोरी पर चर्चा की मांग कर रहा है। स्पीकर ने तय किया कि लोकसभा में एसआईआर पर 10 घंटे चर्चा होगी। इसके बाद एसआईआर पर संसद में तगड़ी चर्चा हुई और राज्यों में जारी एसआईआर के बीच संसद में सियासी उबाल आ गया। और दिल्ली की सियासत में एक बार फिर से राहुल गांधी के विदेश दौरे ने तूफान खड़ा कर दिया है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इसी बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी जाने वाले हैं। बीजेपी इसे एलओपी का पर्यटन बता रही है, तो वहीं पर कांग्रेस इसे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व बता रही है। आखिर इस दौरे में ऐसा क्या है जो सियासी पारा काफी हाई हो गया है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। राहुल गांधी के विदेश यात्रा को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में सियासी पारा हाई है। बीजेपी इसे एलओपी का पर्यटन यात्रा बता रही है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अपने विदेश दौरे को लेकर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने अपने जर्मनी दौरे को लेकर कहा कि क्या नेता प्रतिपक्ष विदेश नहीं जा सकता है? एलओपी के रूप में विदेश में अपने देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। मेरी यात्रा पहले से तय थी, लेकिन संसद सत्र की घोषणा बाद में हुई थी। बता दें कि राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी दौरे पर रह सकते हैं। इधर राहुल गांधी के दौरे को लेकर बीजेपी हमलावर है। शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी के एक कार्टून का फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। राहुल गांधी फिर से चले विदेश, विदेश नायक तो है ही, और एलओपी का मतलब भी बना दिया है, लीडर ऑफ पर्यटन, इसलिए विदेश चले। 19 दिसंबर तक पार्लियामेंट का सत्र है, पर उससे पहले ही 15 से 20 दिसंबर के बीच राहुल गांधी जर्मनी जाएंगे। कुछ कारण तो बता ही देंगे, पर उनका दिल विदेश में ही लगता है। इसीलिए बिहार चुनाव भी थे, तब कभी जंगल सफारी में, कभी विदेश थे, और बार बार वो विदेश में ही जाते हैं। उनका तो वेकेशन मोड परमानेंट है, वर्क मोड कहाँ रहता है। एनीवे, जब चुनाव हारते हैं तब बोलते हैं हम चुनाव क्यों हारे। उनके दौरों के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन ये सबके लिए बहुत ही प्रत्यक्ष है कि क्यों उनकी जो पार्टी है वो सिंगल डिजिट पे आ गई है। और खैर इस तरह के किरदार पे, इस तरह के चरित्र पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, क्योंकि यू नो दैट पर्सन हैज़ नो सब्सटेंस, दैट पर्सन हैज़ नो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, सो आई हैव नथिंग टू से। उधर कांग्रेस भी राहुल गांधी के विदेश दौरे पर सवाल उठाने पर बीजेपी को घेरा है। मोदी जी almost half his working time outside the country. Why are they raising questions on the leader of the opposition traveling? इंडिगो
क्राइसिस रहा, लाखों यात्री परेशान हुए, हजार फ्लाइटें कैंसिल हुई। सरकार उन सब पर चर्चा कराने के बजाय दूसरे विषयों पर चर्चा कराने के लिए तैयार होती है, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं वो भाजपा के लिए मुद्दा नहीं है। भाजपा के लिए मुद्दा यह है कि राहुल गांधी जी किसी सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए विदेश क्यों जा रहे हैं। तो मेरा सवाल है, प्रधानमंत्री बाहर क्यों जा रहे हैं? सत्र छोड़ करके बीच सत्र में प्रधानमंत्री विदेश क्यों जा रहे हैं? दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री भी इसी दौरान विदेश जाने वाले हैं और बीते कुछ सालों में कई बार पीएम मोदी संसद सत्र के दौरान जब विदेश दौरे पर गए हैं तब विपक्ष ने भी सवाल उठाए थे, लेकिन अब जब राहुल गांधी जा रहे हैं तो बीजेपी उसी हथियार का इस्तेमाल कर पलटवार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होगा। ये सत्र 24 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान सरकार चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश कर सकती है और 5 दिवसीय सत्र के दौरान राज्य सरकार नई विधायी कार्य होंगे। सत्र के दौरान एसआईआर को लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है, जिसको लेकर सरकार की भी तैयारी है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र इस बार 19 दिसंबर से शुरू होकर 24 दिसंबर तक चलेगा। कुल 5 कार्य दिवसों के इस छोटे लेकिन महत्वपूर्ण सत्र में योगी सरकार कई अहम विधेयकों को पारित कराने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश हो सकता है। सत्र में 10 से ज्यादा विधेयक पटल पर रखे जाएंगे। 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक कुल 5 बैठकें होंगी। क्रिसमस की वजह से सत्र 24 दिसंबर को खत्म होगा। सरकार की ओर से अभी तक सत्र के एजेंडे की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। जल्द ही विधायी कार्यों की पूरी सूची जारी हो सकती है। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 19 दिसंबर से हो रही है। शीतकालीन सत्र में योगी सरकार अनुपूरक बजट को पेश करेगी और यह अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश के विकास को समर्पित रहेगा और तमाम जो परियोजनाएं हैं उसके लिए बाकायदा बजट की आवंटन की व्यवस्था होगी और चालू वित्तीय वर्ष के लिए ये अनुपूरक बजट योगी सरकार पेश करेगी। मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में सर्कुलेशन के जरिए शीतकालीन सत्र की तारीखों और अवधि से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सूत्रों के मुताबिक इस सत्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट भी सदन के पटल पर रखा जा सकता है। अनुपूरक बजट के जरिए सरकार विभिन्न विभागों के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग करेगी, जिसमें विकास परियोजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं और आपात जरूरतों के लिए प्रावधान शामिल हो सकते हैं। सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहती है, चाहे हाउस हो या हाउस के बाहर हो। जो भी सवाल आएंगे सरकार बखूबी उनका जवाब देगी। हर सवाल का जवाब है प्रदेश के भले के लिए, प्रदेश के कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए। पूरी हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में संकल्पबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से निरंतरता से काम कर रही है और प्रदेश को विकास के रास्ते पर देश के अग्रणी राज्य में शामिल करने के लिए बजट भी पेश करेगी सरकार। निश्चित रूप से वो भी पेश होगा। तमाम विधेयक और अन्य चीजें भी आएंगी। सत्र के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विधेयक भी लाए जाने की संभावना है। इनमें सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े बिल शामिल हो सकते हैं। विपक्षी दलों ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि वो एसआईआर, महंगाई, बेरोजगारी, किसान के मुद्दों और कानून व्यवस्था जैसे विषयों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। बीते कुछ साल की तरह इस बार भी सत्र की समय सीमा सीमित रखी गई है, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।